आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सभी का रोजगार विद अंकित में स्वागत है फिर से एक बार। और एक छोटा सा निवेदन है आप सभी का कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए आप सभी को पता है कि आगे गागर में सागर भी आने वाली है ना, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। सभी का स्वागत है। बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं, एक्चुअली आपका नाम तो नहीं ले पाऊंगा इतनी तेजी से। दूसरा कि आप लोगों के मैं कमेंट देख रहा था जो लाइव चैट चल रही थी कि सर आप कब आएंगे कब आएंगे। तो भाई मेरी इस क्लास से पहले मैथ की क्लास होती है, और अगर मैथ वाले सर ने थोड़ा सा लेट छोड़ा है तो ये क्लास भी ऑब्वियस सी बात है लेट हो ही जाएगी, और जब ये क्लास लेट होगी तो आगे रीजनिंग की भी दोनों क्लास लेट होंगी आगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को आप सभी को। चलिए सभी को स्वागत है। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है डिस्कस करना, वो ये कि अगर आप में से कई लोगों को ये गलत फहमी है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें करना क्या है, कोई एक स्थिति दे रखी है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसके हिसाब से हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, ऐसे कर लेंगे हम। तो ये आपकी वास्तव में सबसे बड़ी गलतफहमी है, आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि 17 और 18 तारीख के एग्जाम्स में लगभग चारों शिफ्ट में आपके 13-14 प्रश्न आए थे मानसिक अभिरुचि के, और उन प्रश्नों में भी आपने ये सोचा था कि मैं ये जो लगा रहा हूं ना ये सबसे बेस्ट है। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसे अपने द्वारा इस तरह के केसेस में जो वो आंसर क्लिक करता है उसे ये लगता है कि बिल्कुल बेस्ट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट यही है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है जैसे जैसे आपको नॉलेज होती है, आप और केस स्टडीज करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा मैं यहां पर गलत था। ऐसी गलतियां आप अब कर रहे हो, ठीक है, इस सीरीज को ना देखकर या इस लेक्चर को ना देखकर, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे कि अरे मैं कर लूंगा आराम से, अब तो मेरे हो पा रहे हैं, ठीक है, अब तो मेरा बेस बन गया, मुझे पता चल गया कि कैसे ये होंगे। मेरे भाई, ठीक है, अभी भी नहीं पता चला, क्योंकि आप केवल एक लेक्चर में एक ही, ठीक है, टॉपिक को देख रहे हो, तो उस टॉपिक से संबंधित तो समझ आपकी विकसित हो गई, बाकी अन्य टॉपिक से संबंधित समझ विकसित करने के लिए आपको डेली सेशन में आना होगा। ये मैं आपको प्रथम और अंतिम बार बोल रहा हूं, क्योंकि इतना समय भी नहीं है कि मैं बार बार आपको बोलूं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये ऐसा टॉपिक है आपका, ठीक है, इसके बारे में ये पूरी खागी सीरीज का टाइम टेबल है, आप सभी को टाइम टेबल पता है, आप अच्छे से टाइम टेबल को देख लीजिएगा। और दूसरा, ठीक है, आज हम अपराध नियंत्रण को पढ़ेंगे, क्योंकि 1 अगस्त है और 1 अगस्त में हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा भाई, हमारा अपराध नियंत्रण, ये हमारा टॉपिक है आज, ठीक है जी। कौन सा टॉपिक है, अपराध नियंत्रण। हम अपराध नियंत्रण को समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है कि पहले हम इसकी थ्योरी करें, ठीक है, पहले थ्योरी करें और थ्योरी करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आए। तो आप सभी लोग थ्योरी करने के लिए तैयार हैं, है ना भाई। तो पहले इसकी थ्योरी करनी पड़ेगी हमें, पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही फिर हम, ठीक है, इन क्वेश्चंस पे आएंगे। और ये बहुत जरूरी है इसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि जहां मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है वहां पर केवल मैंने क्वेश्चंस कराए और पीडीएफ में आपको वो पूरी थ्योरी विद कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए, पीडीएफ में आपको मिल गए। लेकिन यहां पे जरूरी है समझना। तो सबसे पहले अपराध किसे कहते हैं, आप पहले इस बात को समझ लें कि अपराध आखिर होता क्या है ना, अपराध की परिभाषा क्या है। तो अपराध की परिभाषा में बोला गया है कि जिस कार्य से मानव अथवा समाज का नुकसान होता है उसे अपराध की श्रेणी में हम शामिल करते हैं। जिस किसी भी कार्य से मानव या, ठीक है, समाज का क्या होता है बेटा, मानव या समाज का नुकसान होता है उसे हम अपराध की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो नंबर फर्स्ट ये बात आपको समझनी है कि अपराध के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपका जो कृत्य है, जो आप काम करने जा रहे हैं वो बाद में अपराध बनेगा, जो आप काम करने जा रहे हैं वो बाद में अपराध बनेगा। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं या काम करने से पहले आपका आशय जो है उस काम को करने का वो गलत है, दुराशय, तो अपराध के लिए सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स होते हैं, इस स्टेप्स को आप समझना कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि दुराशय होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं ना उस काम को करने के पीछे आपका आशय जो है वह खराब है, वह गलत है, वह दूषित है। तो जिस भी कृत्य को आप कर रहे हैं, जिस भी एक्शन को, कृत्य को हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे, है ना। तो जिस भी एक्शन को हम कर रहे हैं, जिस भी एक्शन को हम करने जा रहे हैं उसको करने से पहले हमारा आशय खराब है, गंदा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है हमारी मानसिकता क्या है, यहां पर हमारी मानसिकता खराब है। उस कार्य को करने से पहले मैं आपको बताता हूं और इसका एग्जांपल दूंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा, मानसिकता खराब है।
ठीक है, तो मानसिकता खराब है और हमने उसी मानसिकता के आधार पर एक्शन ले लिया। हमने उसी मानसिकता के आधार पर क्या कर दिया, हमने उसी मानसिकता के आधार पर कृत्य कर दिया जी, हमने उसी मानसिकता के आधार पर एक्शन कर दिया। अब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट होने के बाद अब उसके जो परिणाम आएंगे, क्या आएंगे भैया, उसके जो परिणाम आएंगे, एक्चुअली वही परिणाम आपका क्या होगा, वही परिणाम आपका अपराध होगा। मैं बहुत अच्छे से इस बात को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये कुछ भी नहीं है, आपको इस पर ध्यान रखना है। जैसे ठीक है, मैं ही हूं, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन ठीक है फिलहाल तो सब कुछ बेस्ट है, लेकिन एक एग्जांपल, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी आर्थिक तंगी है जिससे मैं लगातार सफर कर रहा हूं, बहुत सारे लोन से मेरे ऊपर, लोगों का कर्जा है, मैं चुका नहीं पा रहा हूं। धीरे धीरे करके मैंने हर एक अपने जो एसेट्स थे महंगे, अपनी कार, अपना घर वगैरह सब कुछ मैंने बेच दिया, लेकिन अब भी लोगों का कर्जा मेरे ऊपर है। तो अब मैंने एक बैंक में डांका डालने का सोचा। क्या है मेरा आशय गलत, कि अब मैं बैंक में डांका डालूंगा, मैं चोरी करूंगा। मेरी बात आप समझना, मेरा आशय गलत है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्शन ले लिया। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या ले लिया, एक्शन ले लिया मैंने। ठीक है, मैं गया, मास्क लगा के, एक पिस्टल मेरे हाथ में, एक फायर ऊपर मैंने हवा में किया और मैंने बोल दिया कि सावधान, लेकिन सभी लोग नीचे बैठ जाओ, और मैं कैशियर के पास गया और रुपए लेने लग गया। एक्चुअली तो जो परिणाम निकल के आया, आप उसको किस श्रेणी में शामिल करेंगे, अपराध की श्रेणी में शामिल करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरा कृत्य ठीक है ना जो था, ठीक है, वो दुराशय से ग्रसित था। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ऐसा हुआ कि आप मेरे सामने खड़े हुए थे और मेरे और आपके बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हुए। ठीक है, आप में से कोई भी एक बच्चा, जैसे सुशील है, ठीक, कमेंट बॉक्स में नाम आ रहा है, तो वो और मैं सामने थे। सुशील ने मुझे आर्गुमेंट किया कि यार मुझे तुम अच्छे नहीं लगते यार, तुम्हारी दाढ़ी है यार इतनी बड़ी है, कटवाते नहीं हो यार, ये कौन सी बात है तुम्हारी, अच्छे से रहा करो थोड़ा सा, ये डिजिटल बोर्ड को नीचे कर लो थोड़ा सा ना, ठीक है, ऊपर तक दिखाई दो तुम, ये तुमने डिजिटल बोर्ड इतना ऊपर लगा रखा है। और वो 20 कमियां उसने निकालनी शुरू कर दी। ये भी बोलने लगे यार तुम मानसिक अभिरुचि, तुम पे पढ़ानी नहीं आती यार, कैसा पढ़ाते हो यार, मैंने तुमसे पॉलिटी भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, वो सब तुम्हारा ठीक है। ऐसे करके जो है ना वर्ड्स एक्सचेंज हुए। मैं भी उससे बोलने लग गया, मैं तू कितना जानता है वे, तुझे कुछ पता भी है, मैंने तू सही से हिंदी लिख भी पाता है। वर्ड्स एक्सचेंज हुए। एक्सचेंज होने के बाद बात मारपीट पर आ गई। ठीक है, मैंने भी थप्पड़ मार दिया, मैं ज्यादा मजबूत हूं, ऑब्वियस सी बात है, मास्टर हूं मैं, अपने आप को यहाँ कमजोर क्यों दिखाऊं, मैं मजबूत हूं, मैंने उसके थप्पड़ मार दिया, उसने भी मेरा गलीमान पकड़ लिया। ये सारी चीजें हुई। मेरी बात समझ में आ रही है। जब ये सारा कृत्य हो रहा है तो उसके दौरान ठीक है ना, जो एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार है वो गलत धारणाओं से ग्रसित है, उसको हम दुराशय कहेंगे, गलत धारणाओं से ग्रसित है, और उसी के चलते मैंने उसके थप्पड़ मारा। क्लियर है। तो मेरा कृत्य ठीक है जो उसे चोट पहुंचाने का है या हानि पहुंचाने का है, उसका परिणाम अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि सुशील ठीक है कहीं से आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, और गलती से जो है ना मेरा हाथ सुशील के पेट पे लग गया, या गलती से कुछ भी ऐसा हुआ कि जिसके द्वारा जो है ना, या फिर मैंने पैर ऐसे किया, सुशील गिर पड़ा, तो वो गलती से हुआ। ठीक है, तो आशय मेरा गलत नहीं था, तो उसका जो परिणाम आएगा वो सर अपराध नहीं होगा, वो अपराध नहीं होगा। ऐसा कई बार ऐसे हो जाता है कि अपनी गलती से, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, फिर बाद में बोलते हो सॉरी यार, ठीक है मेरा इंटेंशन ये नहीं था। आप बोलते हो ना मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे कभी आपने किसी महिला को फोन किया, ठीक है, आपने महिला को फोन किया कि आप उसे समझाएंगे, ठीक है, आप उसे सांत्वना देंगे, आप उसे समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा दी गई सांत्वना को उसने गलत वे में ले लिया, ठीक है, जान मान के, और फिर वो इसको प्रचारित करने लगी कि देखो ठीक है वो मुझसे गलती, ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं, इस तरह से। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि नहीं भाई मेरा इंटेंशन एक्चुअली गलत नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। या फिर आपने फोन करने से पहले ही आपने सोच लिया था कि भाई साहब ठीक आज मैं इससे ऐसी ऐसी बातें करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मतलब पहले से ही जो आपका आशय है वो कैसा है, खराब है, वो गंदा है पहले से ही, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बस में आपके आगे जो है कोई फीमेल पैसेंजर है, आप पीछे हैं, ब्रेक लगाया और आप फीमेल पैसेंजर के ऊपर गिर गए, आप तुरंत बोलते हो सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ब्रेक लगी, स्वाभाविक सी बात है आप आगे गिरोगे। ठीक है, अब चाहे आगे कोई फीमेल हो या मेल हो, इसमें क्या, गिरना है तो गिरना है भाई, ब्रेक इतनी तेज लगी है। लेकिन ठीक है आपके आगे फीमेल पैसेंजर है और आपके मन में ही गलत धारणा है कि आप इसे परेशान करें, आप इसे छेड़ें, आप इसे टीज करें। ठीक है, इसका मैं कहीं पर भी समर्थन नहीं करता,
ऐसा करोगे तो ये वास्तव में बहुत इमोरल है, बहुत अनैतिक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो तब ये अपराध है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अपराध की जो शुरुआत होती है वो होती है बेटा खराब मानसिकता से, जिसको कहते हैं दुराशय। ठीक है, उसी दुराशय को आप किस में बदल देते हैं? एक्शन में बदल देते हैं, और फिर वो एक्शन, उसका जो परिणाम निकल कर आता है उसको क्या कहते हैं? उसको जी अपराध कहते हैं। मैंने 2-3 मिनट जरूर लगाए, लेकिन आप समझ में आपको आ गया होगा। अपराध के प्रमुख तत्व क्या हैं, मतलब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये अपराध है ना? आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपराध। तो अपराध के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, सबसे पहले मानव होना चाहिए। ठीक है, दुराशय मानव के भीतर आता है, फिर कृत्य होता है, फिर उसका परिणाम निकल कर आता है, तो मानव होना चाहिए, है ना जी। दूसरा दुराशय होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान के चलिए मानव ने किसी के ऊपर थप्पड़ मार दिया, मानव ने हिंसा कर दी, तो अपराध है। पशु हिंसा कर देते हैं, अपराध होता है। जैसे कुत्ते ने काट लिया, तो आप कुत्ते के ऊपर एफआईआर थोड़ी नहीं करते, बोलो भाई। ठीक है, आपको कभी गली मोहल्ले के किसी कुत्ते ने काट लिया होगा, तो आप उसको अक्यूज बनाकर थाने में जाकर उसके विरुद्ध एफआईआर थोड़ी नहीं करते कि इस फलाने गली के कुत्ते ने, ठीक है, जिसका रंग काला था, जिसकी पूंछ लंबी थी, कान उसके ऐसे थे, मुझे पीछे से काट लिया, अतः साहब इसे गिरफ्तार करके आप जेल में डालिए। आप कुत्ते के खिलाफ थोड़ी नहीं करते, आप किसी पशु के खिलाफ। तो नंबर फर्स्ट मानव होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए बेटा? मानव होना चाहिए। और आशय गलत होना चाहिए। जो आप व्यवहार करने जा रहे हैं पहले से ही आपके मन में क्या है? दुर्भावना है, आशय गलत हो, फिर वो आपराधिक कृत्य हो जाए। अब जैसे आशय गलत है, कई बार ऐसा आता है ना, ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है और इतनी तेज गुस्सा आ रही है, ऐसी मिसमिसी आ रही है ऐसी, लेकिन फिर आप चल छोड़ यार कोई, तो आशय तो गलत है, दुराशय तो है कि मिसमिसी सी आ रही है, मारू एक थप्पड़ खींच के, लेकिन फिर आप क्या करते हैं? अरे चल यार छोड़, अब गुस्सा पी जाते। तो इसका मतलब है एक्शन नहीं हुआ तो वो अपराध नहीं है, एक्शन नहीं हुआ तो वो अपराध नहीं है। ये समझ लेना इस बात को आप लोग। और मानव या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? मानव समाज को, अब जैसे बहुत मिसमिसी आ रही है, एकदम बहुत गुस्सा आ रही है, सामने दीवार है, दीवार में घूसे मारते चले जा रहे हो, तो ना इससे मानव को समाज, ना इससे मानव को क्षति पहुंच रही, ना समाज को क्षति पहुंच रही, तो ये अपराध नहीं है, तो ये अपराध नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? और देखो इस क्लास को, सीखो। ठीक है, आप एग्जाम में 10 आए, 12 आए, 2 आए, 3 आए क्वेश्चन आए, या फिर ना भी आए इस बार मानसिक अभिरुचि के, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। ये बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है जी। इन अपराध को नियंत्रण करने का कार्य सरकार तथा प्रशासन का होता है। अपराधों को नियंत्रण का कार्य किसका होता है? अपराधों को नियंत्रण का कार्य सरकार का होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका इन अपराधों को नियंत्रण करने के लिए कानूनों का निर्माण करती है, और कार्यपालिका, ठीक है, उन कानूनों के आधार पर शासन करती है। शासन का जो कार्य होता है वह कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका का ही एक अंग होता है प्रशासन, जो प्रशासन इन कानूनों को लागू करने के संदर्भ में ये देखती है कि ये जो अपराध है इस तरह का कोई भी कृत्य ना हो, और उसके लिए पर्याप्त रक्षा उपाय कर लिए जाए, है ना। चलिए, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध दोनों में आप अंतर समझिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। संज्ञेय अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जिसमें अभियुक्त को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूं, आप आराम से देख लीजिए, ठीक है बेटा। संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? पहले वारंट दिया जाएगा, वारंट दिखाने के बाद फिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर है ना? तो जिसमें पुलिस अधिकारी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो वारंट दिखाएगा उसके बाद गिरफ्तार करेगा, लेकिन यहां पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अपराध क्या है। अगर मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है तो उसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? मानव शरीर के विरुद्ध, ठीक है, एक मानव है, ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर के विरुद्ध क्या क्या, ठीक है, अपराध हो सकता है। क्या क्या? दुराशय से कृत्य हो सकता है जिसका कि परिणाम अपराध के रूप में आएगा। तो मानव शरीर के अगेंस्ट जो अपराध है उसमें हत्या है, चोट है, अपहरण है और बलात्कार शामिल है, ठीक है जी भैया। उसमें हत्या, चोट, अपहरण, उसमें बलात्कार शामिल है। क्लियर हो रहा है जी? इसके अलावा संपत्ति के विरुद्ध अगर अपराध है तो उसमें चोरी शामिल है, उसमें डकैती शामिल है, उसमें फ्रॉड, उसमें धोखा शामिल है, उसमें न्यायभंग शामिल है और उसमें अतिक्रमण शामिल है। अगर लेख से संबंधित अपराध है तो जाली नोट छापना, जालसाजी, ये शामिल है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध भी होते हैं जिसमें मानहानि है, पहचान चोरी है, और आप एक तरह से कह सकते हैं कि मानसिक शोषण, ठीक है, इसमें मानसिक शोषण को भी आप शामिल करेंगे, जो दिखाई नहीं देता मानसिक शोषण, क्योंकि शारीरिक है,
वो सॉरी, ये शारीरिक नहीं है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक प्रकार का अपराध है। देखिए जैसे आप किसी को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक, किसी के कुछ ऐसे फोटोज आपके पास हैं, उन फोटो को आधार बनाते हो आप लगातार क्या कर रहे हो, ठीक, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये आप उसके शरीर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई हिंसा नहीं, लेकिन आप उसके मन मस्तिष्क के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराधों में मानहानि है, पहचान है, ठीक है जी, पहचान चोरी है और मानसिक शोषण है। वहीं लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें दंगा है, लोकवाद है, वलवा है। राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करें तो राजद्रोह है, विद्रोह है, ठीक है, लोक व्यवस्था को खतरे में पहुंचाना, ये सारी चीजें हैं जिसमें लोकवादा आ गई, ये लोक शांति के विरुद्ध है। और शासकीय सेवकों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, शासकीय सेवक का मतलब है जो सरकारी कर्मचारी, तो वो भ्रष्टाचार करते हैं, अवैध पुरस्कार प्राप्त करते हैं, जाली प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो ये सब शासकीय सेवकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध होते हैं, है ना। चलिए अब देखो पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 चलती थी पहले, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, ये लागू कर दी गई है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्रियान्वित था, अब उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्रियान्वित है। पहले आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ये आपको दोनों के अंतर समझने हैं जी, ठीक है। चलिए अब जो भारतीय, ठीक है, नवीन संहिता है 2023, उसमें ध्यान रखना आईपीसी 1860 में दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड का प्रावधान था। जो आईपीसी 1860 था उसमें 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान था, अब 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान है। यहां से भी सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बेस बनाकर, इसलिए मैं थ्योरी करा रहा हूं क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इस थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी महत्ता है, इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो मैं सीधे केस स्टडीज पे आता, है ना भाई। तो आईपीसी 1860 में 5 प्रकार के दंड का प्रावधान था, और जो नवीन भारतीय न्याय संहिता है 2023 उसमें 6 प्रकार के दंड का प्रावधान है। चलो देखते हैं कि कौन सा नया प्रकार का दंड जो है वो जुड़ा है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति जब्त एवं जुर्माना, एकांत कारावास। ये जो 5 है ये उसमें भी थे आईपीसी 1860 में, और ये 5 जो है ये नवीन न्याय संहिता में भी है, 2023 में भी है। लेकिन एक जो जुड़ा है वो जुड़ा है सामुदायिक सेवा, ये नया जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवा का मतलब है अगर आप कोई छोटी मोटी चोरी करते हैं तो आपको सामुदायिक सेवा में लगाया जाएगा। सामुदायिक सेवा का मतलब है कि आपको किसी ऐसे कार्य में लगा दिया जाएगा जो जनता विशेष के कल्याण से संबंधित होगा, जिससे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। जैसे पुराने समय में एंशिएंट इंडिया में जो हमारे न्याय प्रणाली थी उसमें ऐसा होता था कि आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो आपसे कह दिया जाता था कि आप, ठीक है ना, 10 महीने तक गौशाला में रहकर गायों की सेवा करेंगे। ये चलता था हमारे एंशिएंट पीरियड में, है ना। या फिर किसी और प्रकार के आपसे बोल दिया जाता कि आप ऐसी कोई सेवा करेंगे, तो सामुदायिक सेवा, आप छोटी मोटी कोई चोरी करते हैं तो आपको सामुदायिक सेवा, ठीक है, ये जुड़ा गया है। ये क्यों जुड़ा गया है? जैसे कि अपराधी, ठीक है, जिसने छोटी मोटी चोरी की है उसको छोटे मोटे अपराध में, ठीक है, इस प्रकार का कोई भारी भरकम दंड ना दिया जा सके। भारी भरकम, क्योंकि जब छोटे मोटे अपराध में किसी अपराधी को बहुत भारी भरकम दंड दिया जाता है तो वह सुधार की भावना के अगेंस्ट जाकर, ठीक है, वो सुधार की भावना फिर उसमें नहीं आती कि मैं सुधर जाऊंगा, नहीं, फिर वो ये बात सोच लेता है, उसके मन में एक दुर्भावना पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं बगावत, ठीक है, वो रेबल बन जाता है एक तरह का कि छोटे से अपराध में मुझको इतनी बड़ा सजा दे दी, चलो एक बार जेल से निकल आने दो, अभी मैं इन्हें बताऊंगा, ठीक है, अभी तो मैंने छोटी सी चोरी की है, अब आगे मैं बताऊंगा, तो वो फिर उसमें सुधार की भावना नहीं पैदा होती। तो इसलिए सामुदायिक सेवा का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें सामुदायिक सेवा का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। अब दोनों में आप एक बार कंपैरिजन कर लेंगे, जो आईपीसी है 1860 और ये जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, नवीन संहिता जो आई है 2023, तो दोनों में जो धाराओं में अंतर है, आप दोनों की धाराओं के अंतर को बहुत अच्छे से देख लेंगे। देशद्रोह पहले धारा 126, सॉरी माफ करना, देशद्रोह पहले धारा 124 में था, अब धारा 152 में है। ये तो आपको क्लियरली याद करना है क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, बेशक वो आपसे केस स्टडी के फॉर्म में पूछे, और इस तरह से पूछ सकता है केस स्टडी के फॉर्म में, आप देखना कि वो किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर पूछ सकता है कि उसने, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसके विरुद्ध देशद्रोह का आरोप धारा 124 के तहत लगा है, ठीक है, इस तरह का वो पूछ सकता है। तो आपको पता है कि जो देशद्रोह की धारा है अब 124 नहीं बल्कि नए वाले में कितनी है, 2023 वाले में कितनी है, 2023 वाले में भैया जी 152 हो गई है। गैर कानूनी सभा जो पहले धारा 144 में थी, जब 144 लागू की जाती थी 5 या उससे अधिक लोगों के लिए,
तो अब वह 189 हो गई है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खूब 144 आपने लगवाई है, देखिए अब 189 आपको लगवानी पड़ेगी। हत्या पहले 302 आता था हत्या, और अब हत्या धारा 101 में शामिल हो चुकी है। हत्या का प्रयास पहले 307 में था आईपीसी 1860 में, अब वह 109 में हो चुका है। दुष्कर्म पहले 376 में था, अब धारा 63 में हो चुका है। मानहानि पहले 399 में थी, अब 356 में हो चुकी है। और ठगी 420 में थी, और अब भैया जी ठगी 316 में हो चुकी है। तो जो एक क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में आप देख लेना, ठीक है। और इनफैक्ट नवीन जो न्याय संहिता है आपकी भारत की, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, इसको बहुत अच्छे से देखना। इतने को ही देख लेना, ये मोस्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है, इतना ही देख लेना, क्योंकि यही वो मोटी मोटी, ठीक है, जुर्म है जिनमें केस स्टडीज बनती हैं। यही वो मोटे मोटे बेटा जुर्म है जिनमें केस स्टडीज बनती हैं। यही वो घटनाएं जिनको आधार बनाकर केस स्टडी आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो आप एक बार इनको बहुत अच्छे से देख लेना, कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेना, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पहले इस धारा में था, अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किस धारा में हो गया है। आप कर लेंगे, प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करेंगे। क्या सर हम कर लेंगे, प्लीज एक बार मुझे थम्स अप कीजिए। क्या सर हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, प्लीज बोलिएगा आप लोग, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये आप देख लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जोड़े गए प्रावधान क्या है, ठीक है। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए जोड़े गए हैं, उन नए जोड़े गए प्रावधानों को आप देखिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे मॉब लिंचिंग को परिभाषित करते हुए धारा 103 क्लॉज 2 में उसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग जहां भीड़ एकजुट होकर हिंसा को जन्म देती है, हिंसा करती है, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग के लिए जो है ना, इसको स्ट्रिक्टली रोकने के लिए बहुत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इनफैक्ट कठोरतम सजा आप इसको बोल सकते हैं। कठोरतम सजा का प्रावधान है मृत्युदंड या आजीवन कारावास, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं साइड में हूं। आतंकवाद को परिभाषित कर उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, और आतंकवाद के लिए बेटा, ठीक है, धारा 113 में बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है कि किन किन गतिविधियों को, किन परिस्थितियों में आतंकवाद माना जाएगा। इसके बारे में धारा 113 में सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के मामलों के लिए धारा 106 क्लॉज 2 में नया प्रावधान है। देश में संगठित अपराध से निपटने के लिए धारा 111 में कठोरतम प्रावधान किए गए हैं। राजद्रोह को खत्म करके अब देशद्रोह के लिए धारा 151 जोड़ी गई है। जी हाँ, अब राजद्रोह जैसा शब्द नहीं है कहीं पर भी, अब उसके लिए देशद्रोह शब्द को शामिल किया है। और देशद्रोह शब्द को जब शामिल किया है तो देशद्रोह के बारे में, ठीक है, जो पूरी व्याख्या की गई है वह धारा 151 में की गई है, 151 में, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विवाह करने का वादा कर यौन संबंध बनाना। जैसे कि आप लोग अखबारों में बहुत देखते होंगे, इस तरह की खबरों से अखबार भरा रहता है कि पहले तो शादी करने का झांसा दिया और उसके बाद फिर जो है ना, ठीक है, शादी नहीं की। तो फिर ऐसे मामले में जो यौन संबंध बनाना धारा 69 के अंतर्गत एक अपराध घोषित कर दिया गया है। चलिए एफआईआर और एनसीआर दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इस अंतर को आप देख लेंगे, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। बस अब इतना ही है, इससे आगे की जो पीडीएफ है वो आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूं, क्योंकि ठीक है मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह का है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध की विशेषताओं में वह कौन सी सबसे प्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन नहीं पाएगा, है ना। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध की उन कौन कौन सी विशेषताओं में सर्वप्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे, मार्क करेंगे उन विशेषताओं को जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन ही नहीं पाएगा, कोई भी कृत्य अपराध बन ही नहीं पाएगा। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, किसी कृत्य में यदि दुराशय शामिल हो और दुराशय तथा व्यवहार में रीजनेबल रिश्ता पाया गया तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंने कितना आपको समझाया, आपको लग रहा होगा पता नहीं मास्टर क्यों हमें इतना समझा रहा है, ये सारी बातें तो हम जानते हैं, मास्टर क्यों समझा रहा है। मास्टर इसलिए समझा रहा है कि भैया जब प्रश्न आएंगे आप ऊपर नीचे देखोगे, ठीक है। और अब तो एग्जाम हॉल भी ऐसे हैं जिनमें गार्डर नहीं होते, लेंटर पड़ा होता है, तो अब तो गार्डर भी नहीं गिन सकते। क्लियर है, इसको बहुत अच्छे से फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। किसी कृत्य में यदि दुराशय शामिल है, आप कोई एक्शन करने जा रहे हैं, उसमें आपकी गलत इंटेंशन, गलत धारणा शामिल है, ठीक है, और गलत धारणा के अनुरूप ही आपने व्यवहार कर दिया, एक्शन जिसको मैं कहता हूं कृत्य आपने कर दिया, एक व्यवहार आपने कर दिया,
तो ऑब्वियस सी बात है वो अपराध है। ठीक है, तो ऐसा कृत्य क्या बन जाता है? अपराध बन जाता है। ऐसा कृत्य क्या बन जाता है भाई? अपराध बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई दो राय तो नहीं? प्लीज एक बार सब लोग मुझे बता देंगे थम्स अप करके कि किसी को किसी प्रकार का कोई दो राय तो नहीं? ठीक है, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं और आप लोग बता दीजिए। चलिए, जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वप्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी कृत्य अपराध नहीं बन पाएगा। तो किसी भी कृत्य में यदि दुराशा शामिल है और दुराशा अथवा व्यवहार में युक्त रिश्ता, ठीक है, पाया गया तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है। बिल्कुल ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन आपसे पूछा गया है यार एक बार सब लोग आ जाओ, ठीक है, सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग आ जाओ। किसी कृत्य में अगर वैचारिक स्तर पर भी दुराशा शामिल हो और ऐसे कृत्य का व्यवहार ना भी हुआ है तो भी वह अपराध की श्रेणी में आएगा। मैंने क्या बोला है? किसी कृत्य में अगर वैचारिक स्तर पर दुराशा शामिल हो, आपके मन में गलत धारणा आ गई, जैसे मान के चलिए किसी ने आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया, बहुत ज्यादा, और जब किसी ने आपको बेइज्जत किया तो आपके मन में आ गया कि आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं। इनफैक्ट आपने कट्टा तक कहीं से ले लिया, व्यवस्था कर ली कट्टा की, फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, तुमने कहा छोड़ो यार, छोटी सी बात के पीछे ठीक है मैं क्यों इसकी जान लूं, है ना? तो दुराशा शामिल है लेकिन व्यवहार ना हुआ हो, देखिए इस एक्शन को आपने परफॉर्म ना किया हो, तो क्या फिर भी वह अपराध की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा जी। देखिए ये गलत हो गया। किसी कृत्य से यदि किसी को मानसिक आघात अथवा क्षति नहीं पहुंचती तो क्या वह अपराध नहीं माना जाएगा? किसी कृत्य से यदि किसी को मानसिक आघात अथवा क्षति नहीं पहुंचती तब वह कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात गलत हो गई, अपराध माना जा सकता है भाई मानसिक आघात अथवा क्षति नहीं पहुंचती, ठीक है, शारीरिक क्षति तो पहुंच सकती है भाई। इसमें क्या है? किसी कृत्य से यदि किसी को मानसिक आघात अथवा क्षति नहीं पहुंचती तो क्या वह कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा? अरे भाई मानसिक आघात या क्षति नहीं पहुंच रही, मानसिक क्षति नहीं पहुंच रही, शारीरिक क्षति तो पहुंच सकती है ना, ठीक है, तो अपराध तो बिल्कुल माना जाएगा। व्यक्तिगत और किसी वर्ग को क्षति पहुंचाने वाली सभी कृत्य अपराध माने जाएंगे भले वे कार्य विधि द्वारा वर्जित ना हो। अब देखो, भले ही वह कार्य विधि द्वारा वर्जित ना हो, तो यह बात गलत होगी कि भाई वो विधि द्वारा वर्जित होने चाहिए तभी वह, ठीक है, व्यक्तिगत और किसी वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले, अब देखो विधि द्वारा वर्जित ना हो, जैसे मान के चलिए कि अभी एसडीएम साहब ने अनावश्यक अतिक्रमण को रोकने के लिए दुकानदारों के आगे, ठीक है, जो भी कुछ लगा हुआ था, ठीक है, उनकी जो दुकानदारों ने जो आगे अपनी दीवार लगा रखी थी, जो उन्होंने जो ना सामान रख रखा था, काफी चेतावनियों के बाद भी जब वो नहीं माने दुकानदार, तो उस, ठीक है, अतिक्रमण को एसडीएम साहब ने रोकने के लिए वहां पर पुलिस बल तैनात किया और उसके माध्यम से उनकी दुकानों को आगे से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये विधि के तहत की गई कार्रवाई है, ठीक है, ध्यान रखना, ये विधि के तहत की गई कार्रवाई है और इसके अंतर्गत दुकानदारों को खूब क्षति पहुंची है, दुकानदारों को खूब नुकसान हुआ है, लेकिन क्या वो अपराध माना जाएगा? भाई क्यों माना जाएगा अपराध? कब से तो तुमसे कह रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाओ। जी हाँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड में हूं, ठीक है, अब ले लिया होगा, अब मैं आ जाता हूं फिर से। तो भाई बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, तो वह विधि विरुद्ध नहीं है, वह विधि के तहत किया गया, तो इसमें क्या कार्य विधि द्वारा वर्जित ना हो, ठीक है, और व्यक्तिगत और किसी वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले सभी कृत्य अपराध माने जाएंगे भले ही वह कार्य विधि द्वारा वर्जित ना हो, तो ये बात तो गलत है। वैसे विधि द्वारा वर्जित होना चाहिए, अगर वह विधि द्वारा वर्जित है तभी वह व्यक्तिगत या किसी वर्ग को क्षति पहुंचाते हैं तब वे अपराध माने जाएंगे, वह विधि द्वारा वर्जित हो। अगर विधि द्वारा वर्जित नहीं है तो थोड़ी ना, विधि द्वारा वर्जित है तो थोड़ी ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलिए माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने किसी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी तो फिर वो भी अपराध है ना भाई, वो भी अपराध है क्योंकि उससे उस व्यक्ति को मानसिक क्षति पहुंची है, शारीरिक क्षति तो नहीं पहुंची, खैर जेल में रहेगा आजीवन कारावास, लेकिन मानसिक क्षति पहुंची है तो इसका मतलब है कि वो भी अपराध है? नहीं, वो अपराध इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि वह विधि के द्वारा बेटा वर्जित नहीं है, ठीक है, तो वो विधि द्वारा, ठीक है, वर्जित होना चाहिए। अगला है दूसरा प्रश्न, इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा आज आपको, हल्का सा टफ लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से टैकल कर जाएंगे। इस वीडियो को एक बार और देखना, एक बार और देखना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप करने की स्थिति में हैं। अपराध नियंत्रण के लिए एक सशक्त और प्रभावी तरीके के रूप में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए, देखिए सामुदायिक पुलिसिंग और बीट पुलिसिंग दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, सामुदायिक पुलिसिंग का मतलब होता है कि पुलिस जो है ना जनता के सहयोग से पुलिसिंग करती है। जनता के सहयोग से पुलिसिंग करने का मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत जैसे, ठीक है, पुलिस वालों के कई सारे मुखबिर होते हैं, इन मुखबिरों में रिक्शा चालक होते हैं, फल सब्जी विक्रेता होते हैं, दुकानदार भी होते हैं और कई पोस्ट कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी होते हैं इनफैक्ट, ठीक है, तो ये मुखबिर के काम
करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये सामुदायिक पुलिसिंग है, क्योंकि मतलब उनके अंदर पुलिसिंग की भावना है और वो बेशक पुलिस में भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वो ठीक है पुलिस की सहायता कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। या फिर किसी भी कॉलोनी में लोग मिलकर जो है ना शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ठीक है पुलिस को समय समय पर जानकारी दे सकते हैं या देते हैं। खासकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस के ऐसे जरूर लोग तैनात होते हैं जो किसी भी प्रकार की अनहोनी अथवा आशंका या षड्यंत्र रचने के क्रम में पुलिस को पहले से ही आगाह कर देते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग है। सामुदायिक पुलिसिंग का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि पुलिस जो है ना लोगों के घरों के छत पर जो सीसीटीवी लगे हुए होते हैं, लोगों की दुकानों पर जो सीसीटीवी लगे हुए होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरे से जो फिल्मिंग होती है बेसिकली उनका यूज कर सकते हैं किसी भी अपराध को डायग्नोज करने में, उसका पता लगाने में। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सामुदायिक पुलिसिंग। बीट पुलिसिंग का मतलब है कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी जब व्यक्तिगत स्तर पर अपराधों को रोकने के लिए पुलिसिंग करता है तो दैट इज कॉल्ड द बीट पुलिसिंग, है ना। तो इसमें अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं, ये बात सही है। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा नागरिकों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जी हाँ, ये भी बात सही है। बीट पेट्रोलिंग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मैंने कहा दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। देखिए इसमें गलत ही पूछा था कि कौन सा सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत नहीं आता, तो सी विल बी राइट आंसर। सी क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना भैया, तो बिल्कुल सही बात है। डी को भी पढ़ लो लगे हाथ। पुलिस एवं समुदायों के मध्य सामंजस्य द्वारा कई बार अपराधियों को अपराध पहले ही ठीक है अपराध पूर्व ही चिन्हित कर पकड़ा जा सकता है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, पुलिस और समुदायों के मध्य में सामंजस्य द्वारा कई बार अपराधियों को अपराध करने से पहले ही चिन्हित करके पकड़ लिया जाता है, ऐसा तो कई बार हुआ है। ठीक है, इसी को सामुदायिक पुलिसिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। आप एक बहुधर्मी शहर के पुलिस अधिकारी हैं, मतलब आप एक ऐसे शहर के पुलिस अधिकारी हैं जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आपके शहर में अचानक ठीक है वलवा शुरू हो जाता है, मींस दंगे शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के अपराध के लिए दी गई अपराध श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आप इसे रखेंगे? आप इसे मानव शरीर के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखेंगे, संपत्ति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखेंगे, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में रखेंगे, या लोक शांति के विरुद्ध, मैंने बताया था ना लोक व्यवस्था अथवा लोक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। मैंने बाकायदा अपराध की श्रेणियां भी आपको बताई हैं और किस श्रेणी में आप इसे रखेंगे, इसलिए मैंने थ्योरी पार्ट पहले कराया है। आज आगे बात समझ में कि क्यों भैया जी हमने थ्योरी पार्ट आज पहले किया? इसलिए हमने थ्योरी पार्ट आज पहले किया क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके इस थ्योरी पार्ट से आपको हो सकता है कि एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बड़ी सी केस स्टडी है। इस बड़ी सी केस स्टडी को आप देखेंगे ठीक है बहुत अच्छे से। आइए, क्या है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप समन मामले एवं वारंट मामले के विषय में दिए गए विकल्पों में से किसे सही पाते हैं? समन और वारंट। देखिए ठीक है, मैं इस सही प्रश्न के माध्यम से ही ठीक है इसका उत्तर दे दूंगा आपको, मतलब ऑप्शंस के माध्यम से उत्तर दे दूंगा। समन और वारंट में क्या अंतर होता है इसे आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमुक व्यक्ति के अगेंस्ट समन जारी किया गया, या फिर कभी कभी पढ़ा होगा कि अमुक व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट जारी किया गया। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। समन मामलों में अधिकतम 4 वर्ष तक के, जबकि वारंट मामलों में 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। ये बिल्कुल गलत हो गया। समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के ठीक है साक्ष्यों से प्रति परीक्षा करने का भी एक अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामलों में 2 अवसर, आरोप पूर्व एवं दूसरा आरोप के बाद मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? अगर कोई समन का मामला है तो जो अभियुक्त है ठीक है अभियुक्त, तो जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, उनसे उन्हें जो है ना वाद विवाद करने के लिए ठीक है काउंटर करने के लिए एक अवसर मिलेगा। वारंट मामले में 2 अवसर मिलते हैं, एक अवसर उनको मिलेगा ठीक है आरोप से पहले और दूसरा आरोप के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। समन और वारंट मामलों में समानता है कि एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें अदालती रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है, तो ये बात गलत हो गई, नहीं किया जा सकता। अगर एक बार समाप्त हो गए तो अदालती रूप से आप दोबारा से उनको ठीक नहीं उखाड़ के लाओगे उन मामलों को। समन मामलों का विचारण अभियोजन के साक्ष्य से होता है, जबकि वारंट मामलों का विचारण अभियुक्त के बयान को लेखबद्ध करने से होता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। वी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, आप अच्छे से देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण हेतु आपके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में से सबसे उपयुक्त कदम, अभी वो वाली कंडीशन है कि कदम सारे सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कदम क्या है एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण के लिए? जैसे मान के चलिए कि आपके कस्बे में जहां पर आप तैनात हैं, आपके शहर में जहां पर भी आप तैनात हैं, या जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि अपराधों की लगातार श्रृंखला में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आपके पास एक डेटा है
कि पिछले 1 महीने में इतनी एफआईआर होती थी, अब इस महीने एफआईआरों की संख्या बढ़ी है या फिर अपराधों की देखिए संख्या बढ़ी है। तो इस केस में अपराध नियंत्रण के लिए आप में से जो आप कदम उठाएंगे उनमें सबसे उपयुक्त कदम कौन सा होगा? सारे कदम ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे उपयुक्त कदम पूछा है। आप अपने क्षेत्र में बीट पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे भाई। बीट पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, पुलिस वालों की पीसीआर की गतिविधियों को आप ज्यादा बढ़ाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि अपराधी केवल ठीक है पेट्रोलिंग की वजह से ही अपराध नहीं करता, पेट्रोलिंग की वजह से ही अपराध कि भाई पुलिस जाग रही है, ठीक है, चौराहों में सड़कों में घूम रही है, गश्त दे रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, तो भाई अपराध नहीं करेंगे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे, ये भी आप करेंगे। पकड़े गए अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे आप क्षेत्र के सभी चिन्हित अपराधियों की पहचान कर नजरबंदी की कार्रवाई करेंगे, ये आप नहीं कर सकते। नजरबंदी की कार्रवाई आप नहीं करेंगे, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, तो ये तो आप नहीं करेंगे। चलो ये 3 आप कर लेंगे, ठीक है, ये 3 आप कर लेंगे, लेकिन इनमें से भी सबसे बेस्ट क्या है? सामुदायिक पुलिसिंग। आप सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे, ठीक है, आप जनता को जागरूक करेंगे, जागरूक कार्यक्रम, ठीक है, जनता के सहयोग से आप पुलिसिंग प्रणाली को और बेहतर करेंगे, पुलिसिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, मैं बिल्कुल साइड पे हूं। तो भाई पहले से आराम है? ये बताओ, पहली क्लास से पहले से आराम है? पूछा जाता है ना कि कोई बीमार हो जाता है तो भाई सही अब आराम है पहले से, तब आपको पक्का पहले से आराम होगा मानसिक अभिरुचि में। और ठीक है ना, इस विषय को आप नजरअंदाज ना करो, ये मत सोचो कि इसे तो हम कर ले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, इस विषय के संदर्भ में मत रखो। जितना सीखने को मिल सकता है 14-15 क्लासेस में सीख लो मेरे भाई, सीख लो, है ना। नहीं तो फिर बाद में ठीक है आप यही सोचोगे कि मौका बार बार नहीं आता, ठीक है, एक ही बार मौका मिला था वर्दी धारण करने का और खामखा ओवर कॉन्फिडेंस में हमने इसको जाने दिया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी अभियुक्त के विषय में आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं चाहेंगे? मतलब एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी भी अभियुक्त के विषय में, अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, ठीक है ना, 2 सिद्ध नहीं हुआ, मेरी बात समझना, 2 सिद्ध नहीं हुआ, क्या है वो? अभियुक्त है, अक्यूज्ड है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अभियुक्त के मामलों पर विचार प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाए? जी हाँ, ठीक है, अभियुक्त के मामलों पर जो विचार है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए, बिल्कुल सही बात है। जांच और विचारण में देरी को जहां तक हो सके कम किया जाए, बात सही है बच्चे। न्याय प्रक्रिया की जटिलता को दूर करके उसे सरल किया जाए, जी हाँ। अभियुक्त को जल्दी से जल्दी सजा का ऐलान हो, तो ये आप नहीं चाहेंगे ना, जल्दी से जल्दी। इनफैक्ट ठीक है सही से सुनवाई हो, बढ़िया तरह से सुनवाई हो, जल्दबाजी में उसको सजा का ऐलान ना हो, ठीक है, ये तो आप नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। ऐसी कार्रवाई आप नहीं चाहेंगे, ना ही आप करेंगे। अगला प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें तथा सही एवं कानूनी रूप से तर्कसंगत विकल्प का चयन करें। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको इन विकल्पों पर विचार करना है एज अ पुलिसमैन। सही और कानूनी रूप से जो भी रीजनेबल है, जो भी तर्कसंगत है, उस विकल्प का चयन करना है। ठीक है, लास्ट से पढ़ते हैं, इसको डी से पढ़ते हैं ना। संज्ञेय अपराधों की कम गंभीर प्रकृति होने के कारण इसमें दी गई कानूनी रियायतों को आपको अभियुक्त तक पहुंचने देना चाहिए। ठीक है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि संज्ञेय अपराध, ठीक है, ऐसे अपराध के बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं, ठीक है, जो काफी ठीक है ना समाज के लिए एक ठीक है खतरनाक परिस्थिति पैदा करते हैं। तो ऐसे अपराधों में बोल रहा है कि अगर ऐसे अपराधों की कम गंभीर प्रकृति होने के कारण इसमें दी गई कानूनी रियायतों को आपको अभियुक्त तक पहुंचने देना चाहिए। आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। आप ये कर सकते हो क्या कि संज्ञेय अपराधों के संदर्भ में अगर उसने कम कोई जटिल अपराध किया है या उसके द्वारा जो किया गया अपराध है वो कम गंभीर प्रकृति का है, तो आप उसको रियायत पहुंचने देंगे कि चलो भाई ठीक है तू मजे ले? भाई ऐसा थोड़ी नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा ये तो। संज्ञेय अपराध के ये असंज्ञेय है, सॉरी, ठीक है, असंज्ञेय अपराध के विषय में कार्यवाही हेतु परिवाद आवश्यक नहीं होता, ठीक है, ये बात गलत है, बिल्कुल आवश्यक होता है। असंज्ञेय अपराध के विषय में कार्यवाही के लिए परिवाद आवश्यक होता है। आप अपने क्षेत्र में जटिल संज्ञेय मामलों की जांच बिना किसी न्यायालय के नहीं कर सकते, आप बिना किसी न्यायालय के, ठीक है, ध्यान रखना, आदेश के प्रारंभ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और आपके क्षेत्र में घटित कोई भी असंज्ञेय प्रवृत्ति के अपराध के एक मामले में आप दोषियों को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहले ही मैंने बता दिया था कि असंज्ञेय अपराध में आप बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? ये थ्योरी से बनने वाले प्रश्न है जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, अगर वो नहीं पढ़ी होती तो ये प्रश्न हमसे बन पाते नहीं बन पाते आज, और आप कहते कि सर क्या हो गया क्या नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
वित्तीय अपराधों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब पूछा है कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब क्या है कि कौन सा कथन भैया जी पूरी तरह से कैसा होगा, गलत होगा। इसका आपको जवाब देना है कि वित्तीय अपराधों के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा, है ना भाई। तो सब लोग दो मेरे प्यारे बच्चे जवाब। किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार की संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों को वित्तीय अपराध कहा जाता है। क्या ऐसा है क्या? किसी व्यक्ति, संस्था, ठीक है ना, सरकार की संपत्ति के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध है तो उसको वित्तीय अपराध कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चाहे व्यक्ति की संपत्ति हो, क्या है, चाहे संस्था की संपत्ति हो, चाहे सरकार की संपत्ति हो, अगर उसके विरुद्ध कोई भी अपराध किया जाता है तो वित्तीय अपराध है। वित्तीय अपराधों के अंतर्गत बैंकिंग अपराध, बीमा अपराध, पहचान चुराने जैसे अपराध शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं। भारत में कुछ कानूनों के अंतर्गत कुछ वित्तीय अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी ऐसा, बेटा ध्यान रखना, वित्तीय अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान हो। इनफैक्ट विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं, मेहुल चौकसी, ये तड़ी पार हो गए, भाग गए, ठीक है, इन तक के लिए हमारे कानून में कोई मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सी विल बी राइट आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, और थोड़ा सा हम तेजी के साथ देखेंगे। अपराध नियंत्रण के संदर्भ में मीडिया ट्रायल के संबंध में, मीडिया ट्रायल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, अपराध नियंत्रण में मीडिया ट्रायल ये होता है कि जैसे कोई भी अपराध हुआ और मीडिया जो है ना, बिना कोर्ट की जांच से पहले ही किसी को अपराधी या निरपराधी घोषित कर देती है। ऐसा सुशांत सिंह जी के मामले में हुआ था। एक टीवी एक्टर है सुशांत सिंह, बहुत बड़े एक्टर एक्चुअली, ठीक है ना, और उनका देहावसान हो गया था, उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन टीवी चैनलों ने पहले से ही जो उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है उसका, ठीक है, उसको अपराधी घोषित कर दिया। कई टीवी चैनलों ने टीआरपी के क्रम में, ठीक है, दिन रात वही दिखाया क्योंकि उसी को लोग देख रहे थे, और उसको जो ना उन्होंने, ठीक है, अभियुक्त तो क्या, ठीक है, एक्चुअली उन्होंने पूरी तरह से उसको अपराधी घोषित कर दिया। यही है, यही सुशांत सिंह की मौत के पीछे कारण है। किसी ने कोई काला जादू किया है, कुछ ये किया, तो ये मीडिया ट्रायल नहीं होने चाहिए, ठीक, क्योंकि आप जिसके खिलाफ ये कह रहे हो, कोर्ट ने बाद में उसको बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि ये तो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थी, बस केवल एक, ठीक है, रिलेशनशिप में थी, रिलेशनशिप समाप्त हो गया, वो अपना घर छोड़ के चली गई थी, और उसका उसकी परिस्थिति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जो इंसान, ठीक है, जा चुका है वो तो चला ही गया, ठीक है, ईश्वर उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन जो वास्तव में दोषी नहीं है उसके खिलाफ इतना, ठीक है, मीडिया चैनल्स में बोला है और इतना पब्लिक भी बोला है, उसको किस तरह के मानसिक शोषण से होकर गुजरना पड़ा होगा। आप ये सोचिए किस प्रकार के मानसिक शोषण से होकर गुजरा। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, होती हैं, खासकर हमारे देश में जब कोई सेलिब्रिटी से संबंधित कोई भी मामला होता है, कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है सेलिब्रिटी से, तो इसमें मीडिया वाले पहले से ही अपना ट्रायल देना शुरू कर देते हैं। तो क्या मीडिया ट्रायल सही है? ठीक है, अब बताओ बेटा, क्या मीडिया ट्रायल सही है? क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा हिस्सा, इस आधार पर वो किसी को बिना कोर्ट के निर्णय से पहले ही अपराधी और निरपराधी घोषित कर सकता है क्या मीडिया? अरे नहीं कर सकता यार, मीडिया की, ठीक है, मीडिया में बैठे हुए खुद भ्रष्ट हैं लोग, तो मीडिया को अधिकार किसने दिया कि बिना कोर्ट के परमिशन के वो किसी को अपराध नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन देखो कि मीडिया ट्रायल सही है क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, गलत है ये। आप कौन सा कथन सही नहीं मानते? हाँ, तो यही कथन हम सही नहीं मानते, ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। यही कथन गलत है और इसको हम बिल्कुल सही नहीं मानते तो गलत है। अब आप देखो, किसी आपराधिक केस में ट्रायल का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय को ही होता है। जी हाँ, ये बात सही है। ये गलत है क्योंकि गलत पूछा है तो वो सही हो गया, गलत सही है, ये बात सही है। मीडिया ट्रायल से आरोपी व्यक्ति की निष्ठा के अधिकार का, या निष्ठा के अधिकार का, लेकिन निष्ठा के अधिकार की ऐसी तहसी हो जाती है भाई मेरे, ठीक है, केवल उल्लंघन की बात कर रहे हो, ठीक है। मीडिया ऐसे ऐसे मुद्दों पर पहुंच जाती है। अब वो सचिन और वो वाला मामला देख लो आप, ठीक है, वो जो सीमा हैदर है और सचिन, ठीक है, कुछ नहीं मीडिया के पास, उसी को चला रही है दिन रात क्योंकि व्यूज मिल रहे हैं, टीआरपी मिल रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान से आई भाभी, ठीक है, भाभी करती हैं ऐसे डांस, भाभी ने सचिन को खिलाया केक, सचिन ने मनाया भाभी का बर्थडे। अरे यार, सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आरोपी को दोषी घोषित किए जाने से पहले मीडिया द्वारा उस आरोपी को दोषित घोषित किया जाना सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, किसी न्यायालय ने किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया, उससे पहले मीडिया कौन होती है उस आरोपी को दोषी घोषित करने वाली, ठीक है। यही बात एग्जैक्टली मैंने बोली थी, तो ये सही है। तो तुमने गलत बात पूछी थी, ऑप्शन ए विल बी गलत आंसर, मतलब वो सही हो जाएगा। किसी अपराध की जांच करते समय पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती? जरा बताइए कि जब पुलिस जो है किसी भी अपराध की जांच करती है तो कॉल डिटेल से पुलिस को कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती?
ठीक है ना। मोबाइल फोन के नेटवर्क का सेल नंबर ये प्राप्त होता है, आउटगोइंग कॉल की अवधि प्राप्त होती है, इनकमिंग कॉल की अवधि प्राप्त होती है, लेकिन कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंक डिटेल प्राप्त नहीं होती। तो सी विल बी राइट आंसर, बैंक डिटेल प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंक डिटेल एक्चुअली प्राप्त नहीं होती है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर में कौन सा गुण होना चाहिए? चलो, ईश्वर फिलहाल अभी आपको कांस्टेबल बनाए और उसके बाद फिर यूपीएसआई का एग्जाम आए, आप यूपीएसआई में भी ठीक है बन जाओ, इंस्पेक्टर बन जाओ। तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के कौन सा गुण होना चाहिए? सारे गुण होना चाहिए, सामाजिकता भी होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए, अनुशासन प्रियता भी होनी चाहिए, ये सभी गुण होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होने चाहिए। अभी आगरा में एक घटना आई थी कि एक ठीक है रात में घर में पकड़े गए पुलिस इंस्पेक्टर, नए नए थे ठीक है ना, और पकड़ लिए, लोगों ने हल्ला मचा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी औरत के गले से चैन छीन कर भाग जाता है, आप क्या करेंगे? यहां पर हमारे और तुम्हारे बीच में अब मतभेद पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे दिए गए जवाब से संतुष्ट ना हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो जवाब मैं दूं आप उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन प्लीज सबसे पहले तो आप सब लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी ठीक है, देखिए मेरी इस क्लास का टाइम 1.5 घंटे है, ये ध्यान रखना। 1.5 घंटे मेरी इस क्लास का टाइम है, थ्योरी प्लस ठीक है ना एमसीक्यूज, क्योंकि कल मैंने थ्योरी नहीं कराई थी तो एमसीक्यू 1-1.25 घंटे में क्लास हमारी कल खत्म हो गई थी। आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन जरूरी है क्लास तुम्हारे लिए। तो जरा बताओ भाई, भाई बड़े स्टूडेंट्स कम है, ये सोच रहे होंगे अरे मानसिक अभिरुचि को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे धुएं में। आए तो सही एक बार इससे प्रश्न, हम देख लेंगे मानसिक अभिरुचि को है। हाँ, आइए देखेंगे। आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी औरत के गले से चैन छीनकर भाग जाता है। देखिए, चैन छीनकर भाग जाता है, स्थिति पे आना बेटा, देखो परिस्थिति पे आना। ठीक है मुन्ना, वो क्या करता है? एक चोर किसी ठीक है ना औरत के गले से चैन छीनकर भाग गया। जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ पर एक भैया है अंबुज, ठीक, अंबुज ही चोर है, अंबुज प्लीज यार डोंट माइंड, अंबुज चोर है, ठीक, अंबुज चोर है। और अंबुज ने, मैं नहीं बोल सकता ना अपने आप को चोर, मैं क्यों बोलूं? अंबुज तो अंबुज चोर है। अंबुज ने किसी महिला के गले से चैन को छीना और भाग गया, भाग जाता है। इसका मतलब है कि उस पुलिस वाले ने चोर को भागते हुए नहीं देखा, उस पुलिस वाले ने चोर को भागते हुए नहीं देखा। जैसे ही महिला के गले से वो चैन छीन के भागा, महिला ने हल्ला मचाया होगा, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, ठीक है मेरी चैन ले गया। क्लियर है एग्जैक्टली। शोर सुन के कोई भी पुलिस वाला आया होगा, पुलिसकर्मी आया होगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उस शोर को सुनकर आया होगा, है ना, यही तो है। तो वो क्या करेगा भाई, जब उसे पता ही नहीं भागा कहां है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? गश्ती दल को सूचित करेगा। ठीक है, जो उसके पास वॉकी टॉकी होता है वायरलेस, उस पर बोलेगा कि हेलो हेलो अल्फा बीटा गामा, कि भाई सब लोग ध्यान दें, एक चोर है और ऐसे ऐसे वो जो है ना एक महिला की चेन चुरा के भाग गया है। लेकिन महिला से कंफर्म करेगा कि कैसा दिखता था, कैसा था। तो महिला बताएगी साहब घुंघराली से बाल थे, लेकिन ऐसे कलर की शर्ट पहन रखी थी, मैंने पीछे से देखा जींस की पैंट थी, जूते सफेद रंग के थे। तो फिर पुलिस वाले गश्ती दल को बताएगा अपनी वॉकी टॉकी से, भाई देखो सब लोग ध्यान दो, हुलिया ऐसा है चोर का। क्लियर है? अब तुम लोग क्या कर रहे होगे जल्दबाजी में, ठीक है, कि तुम लोग बन जाओगे एकदम सिंघम, और क्या, ठीक है ना, मेला परिसर में चोर को ढूंढने लग जाओगे, आप मेला परिसर में चोर को ढूंढने लग जाओगे। या फिर यहाँ पर ये ऑप्शन होता ना कि आप तुरंत चोर के पीछे भागेंगे, तो अब तुम उसे कराते सही कि तुरंत चोर को ठीक है पकड़ेंगे, तुरंत चोर के पीछे भागेंगे। भाई जब तुमने देखा ही नहीं ना चोर को, तो तुम क्या करेंगे? सबसे पहले गश्ती दल को सूचित करेंगे आप। ठीक है जी, क्लियर है? तो प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप करो, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी क्लियर है, सबको समझ में आया बहुत अच्छे से, है ना? इस स्थिति, इस परिस्थिति को आप ठीक है समझो, बस मैं यही चाहता हूं कि आप इसे समझ लो। और थोड़ा सा आज मैं जल्दी भी चल रहा हूं क्योंकि चैलेंज है, ठीक है, क्वेश्चन भी कराने होते हैं, सारी स्थिति परिस्थितियां भी आपको समझानी होती हैं, हर एक विषय वस्तु के बारे में डिस्कस करना होता है डिटेल से। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। ठीक है जी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, अब यहां पर पकड़ लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक काम को छोड़कर सभी कार्य करने की, ठीक है ना, क्या है, ठीक है, अनुमति है। नीचे से अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना, जी हाँ बिल्कुल। विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, भाई अच्छी बात है, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना।
सार्वजनिक परिवहन जैसी जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाने वालों के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, बिल्कुल गिरफ्तार करना। कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, ये बात गलत है, ठीक है ना। और जो गलत है वही पूछा गया है ना कि सभी कार्य करने की अनुमति है, कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे। अगर कुछ प्रदर्शनकारी प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करते हैं, ठीक है, तो आप उनको गिरफ्तार थोड़ी नहीं करोगे। कल को 4 महिलाएं इकट्ठे होकर और ये मांग करने लगे साहब हमारे गांव का शराब का ठेका बंद हो जाए, तो अब पुलिस उन महिलाओं को पकड़ के थोड़ी ना ले जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उन महिलाओं को पता है कि रोजाना रात को उनका पति शराब पी के आता है और मारपीट करता है, ना रहेगा ये ठेका ना पिएगा उनका पति शराब। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये बात क्लियर है। तो या फिर जैसे मान के चलिए कि ठीक है ना, लोग डिमांड कर रहे हैं कि कुछ मादक पदार्थ हैं जो उनके क्षेत्र में इलीगल तरीके से बेचे जा रहे हैं। मादक पदार्थ जैसे स्मैक हो गया, हेरोइन हो गया, गांजा हो गया, और युवाओं में लगातार प्रवृत्ति देखी जा रही है कि धीरे धीरे युवाओं में ठीक है उनको सेवन करने का ठीक है जो डेटा है वो बढ़ता चला जा रहा है। लगातार युवा उनका सेवन कर रहे हैं। अब महिलाएं, पुरुष, ठीक है, ये सब इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस थाने पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक है ना, शांतिपूर्ण, ठीक है, ये दंगा नहीं कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण, और पुलिस वालों से बोल रहे हैं थाने के सामने जाकर, ठीक है, नारे भी लगा रहे हैं कि भाई ये जो इलीगल जो लोग व्यापार कर रहे हैं गांजे का, स्मैक का, इनको गिरफ्तार करो। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस गिरफ्तार ना कर रही हो, क्योंकि कुछ कट पुलिस का भी हो। मेरी बात समझ। अब पुलिस वाले ऐसा थोड़ी नहीं कि जितना भी लोग उन प्रतिबंधात्मक पदार्थों के निषेध के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर उसमें बेटा सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके थाने में थोड़ी ना बंद कर देगी पुलिस। मेरी बात आ गई ना समझ में। तो यही गलत एक्शन होगा। गलत ही पूछा था कि किस कार्य की अनुमति, ठीक है ना, नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है अपराध नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन, देखो जब कभी भी आए ना सही नहीं है आप इसको काट दो और लिख दो कौन सा एक कार्य गलत है। क्या लिख दो बच्चे, कौन सा एक कार्य गलत है। तो आपको सीधा सीधा ये लिख देना कि कौन सा एक कार्य गलत है। अपराध नियंत्रण के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है। अपराध नियंत्रण के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है। चलिए, विधायिकाओं का कार्य अपराध नियंत्रण के लिए कानून बनाना है, सही बात है। विधायिका का मीन्स होता है कानून का निर्माण करने वाली संस्था। एक ऐसी संस्था जो कानूनों का निर्माण करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको विधायिका कहते हैं। तो विधायिका का कार्य ही क्या होता है, अपराध नियंत्रण के लिए कानून बनाना। तो ये बात तो सही है। पुलिस तंत्र का कार्य कानूनों को लागू करके अपराध नियंत्रण करना है, जी हाँ, ठीक है। पुलिस क्या है एक्चुअली, ठीक है, एक प्रशासनिक संस्था है, तो उसका काम ही है कि विधायिका ने जो कानून बनाए, ठीक है, उन कानूनों को लागू करके अपराध नियंत्रण का कार्य करना। अपराध नियंत्रण में मीडिया की कोई भूमिका नहीं है, ये बात गलत है बेटा। अपराध नियंत्रण में मीडिया की बहुत भूमिका है, बहुत भूमिका, ठीक है, तो ये गलत हो गया। न्यायालयों का कार्य अपराधियों की पहचान करके उनको दंडित करना है, ये बात भी सही है। गलत चीज पूछी थी सी। ये आज का सबसे सिंपल प्रश्न हुआ मेरे हिसाब से, ये सबसे सिंपल प्रश्न आपको लगा होगा बेटा आज का। इससे ज्यादा सिंपल प्रश्न कोई नहीं हो सकता। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अपराध नियंत्रण में मीडिया की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। मैं बोल रहा हूं कि जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले ना अपनी कॉपी पर सही नहीं है, तुरंत काट दो, कट्टा कर दो और गलत लिख दो, जिससे कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक बार बार सही शब्द नहीं दिखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे वाला नहीं दिखता, ये मेरे साथ भी होता है कि नहीं दिखता, ठीक है, और सही दिख जाता है। तो जो ना करना होता है उसे हम कराते हैं, तुरंत उसे काट के क्या कर दो, गलत कर दो। तो अपराध नियंत्रण में मीडिया की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मीडिया कानूनों की जानकारी जनता तक पहुंचाता है, ठीक, जी हाँ। वो बात अलग है कि आजकल मीडिया क्या करता है कि किस धर्म के एक दूसरे धर्म के प्रतिवादियों को बैठा देगा, धार्मिक गुरुओं को बैठा देगा और दोनों के बीच में लड़ाई करवाएगा, ठीक, और फिर टीआरपी बटोरेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन मीडिया का वास्तविक काम यही है कि कानूनों या प्रावधानों की जानकारी जनता तक पहुंचाना। किसी भी न्यूज चैनल वाले ने जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं किया होगा, किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं किया होगा भाई साहब, ठीक है। उन्होंने बताया ही नहीं होगा, जनता में जागरूकता फैलाई नहीं होगी कि नए नए कानून ये है, पुरानी धाराएं ये थी, अब नई धाराएं ये है, ठीक है, अब इस धारा के संदर्भ में अधिकतम ये सजा हो सकती है, ठीक है, टीआरपी नहीं मिलेगी, कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, खबरें वो और दिखा सकते हैं, उनको खबरें और तरीके की दिखानी आती हैं। अपराधों और अपराधियों की रिपोर्टिंग करके मीडिया असामाजिक तत्वों को आगाह करता है, ये कार्य भी मीडिया का है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अपराधों और अपराधियों की रिपोर्टिंग करके असामाजिक तत्वों को आगाह करता है। मीडिया पुलिस प्रशासन की कमी और खामियों को उजागर करके पुलिस प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, बिल्कुल। विधायिका द्वारा कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में मीडिया कोई भूमिका नहीं निभाता, ये गलत है।
विधायिका द्वारा, ठीक है, कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में मीडिया कोई भूमिका नहीं निभाता, गलत है, गलत बात पूछी थी। हाँ, हालांकि आजकल यही है, क्योंकि विधायिका, ठीक है, विधायिका मीन्स मेरे प्यारे बच्चे संसद, और संसद अगर कोई गैर कानूनी कानून बना भी देती है, संसद कोई ऐसा कानून बना भी देती है जिससे मैक्सिमम लोगों का आयत होता है, तो मीडिया शांत रह जाती है। वर्तमान में तो परिदृश्य यही है, लेकिन कोई पॉलिटिकल मामला नहीं, ठीक है। हम केवल इस बात पर, वास्तव में मीडिया की भूमिका है कि अगर ऐसा कोई कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जो वास्तव में मैक्सिमम लोग जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली किसी एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने वाला कानून है, तो मीडिया को उसकी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं उठाता। चलिए, ठीक है, आवाज सही आ रही है, एक बार बता दो भाई, ठीक है, आवाज सही है? ठीक है, आवाज सही है। क्वेश्चन नंबर 12 भैया ने मुझे एक वो किया है, 12 क्या है भैया? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा एक कार्य नहीं करना चाहिए? पुलिस को तो ये वाला काम नहीं करना चाहिए, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रतिबंध को प्रतिबंधित करना, ये नहीं करना चाहिए। ए विल बी राइट आंसर, ठीक है भाई। कौन इसका दे रहा था? एटीट्यूड 100 करके एक बच्चा है, ठीक है ना, अरे भाई देख लो, ठीक है ना, 12 को आराम से देख लो, अच्छे से देख लो 12 को। अब मुझे बताओ किस आधार पे गलत है, पहले मुझे बता दो किस आधार पे, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लो बताओ किस आधार पे। हल्का हल्का ऐसा करो, खाने में नमक की मात्रा बढ़ा दो, जिससे कि दिमाग में आयोडीन जाएगा, खुलेगा दिमाग। या फिर एक संगपुष्पी आती है दवाई, संगपुष्पी या दिमागी, थोड़ी थोड़ी उसको 2 ढक्कन डाल लिया करो। पागल हो यार तुम लोग, ठीक है। पूछा है बच्चे, देखो इसमें क्या पूछा है कि किस एक कार्य को छोड़कर, तो कौन सा एक कार्य, इसे छोड़कर, ठीक है बच्चे, पुलिस को ये सारे कार्य करने की अनुमति है। इस एक को छोड़कर पुलिस को सारे कार्य करने की अनुमति है। पुलिस ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। तो ए विल बी राइट आंसर भैया, ए ठीक होगा कि नहीं? चलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। हाँ 12, ठीक है। आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी औरत के गले से चैन छीनकर भाग जाता है, गश्ती दल को सूचित करेंगे। कितना तो मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है, और मैंने बोला भी था, मैंने कि तुम लोग इसे गलत करके आओगे पक्का, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को तो सिंघम बनने की आदत है, तुम इसे पक्का गलत करके आओगे। भाई तुमने चोर देखा नहीं, तुम भागोगे कैसे उसके पीछे? बात समझ में आ रही है? सबसे पहला कार्य, क्योंकि गश्ती दल में बहुत सारे पुलिस वाले होंगे ना, ठीक है, आपका पहला काम भी यही होगा कि आप गश्ती दल को सूचित करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर तुम्हें भागना है तो भागो, तुम उसके पीछे तुम भी खोजो। ऐसा नहीं कि गश्ती दल को सूचित करने के बाद तुम ये कहो यार ठीक है भाई मैंने तो गश्ती दल को सूचित कर दिया और आराम से वहां पर, ठीक है, आप कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा थोड़ी नहीं, आप भी पकड़ोगे, आप भी ढूंढोगे, ठीक है। 12 को देख लो, आगे आओ, ठीक, आज यार मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, एक तस्करी, ठीक है, ये जो है बच्चे, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जी हाँ, तस्करी का मतलब होता है अवैध व्यापार या अवैध वस्तुओं का व्यापार, ठीक है, या फिर प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार, या फिर वस्तुएं प्रतिबंधित ना हो लेकिन, ठीक है ना, उनकी एक क्वांटिटी निश्चित की गई है कि इतना तक उनका व्यापार हो सकता है, आप उससे ज्यादा का व्यापार कर सकते हैं, उसको तस्करी कहते हैं। तो तस्करी आप समझ लो, आपने मूवीज में देखा होगा कि तस्करी हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है। तो तस्करी प्रतिबंधित पदार्थों की होती है। वो पदार्थ हो सकता है कि प्रतिबंधित ना हो, लेकिन उनकी मात्रा निश्चित हो, उससे अगर ज्यादा की आपको व्यापार करना है तो फिर वो अवैध रूप से, मतलब कहने का मतलब इलीगल तरीके से किया हुआ व्यापार तस्करी है इन द सेंस। तो तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग्स, सोना, चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि हैं। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित कौन एक चुनौती नहीं है? कौन सी एक चुनौती नहीं है? तस्करी को नियंत्रित करने में कौन एक चैलेंज नहीं है? चलिए, बृहत और निर्वात सीमा, ठीक है, ये चैलेंज है, ठीक है, बृहत और निर्वात सीमा ये चैलेंज है, ऑब्वियस सी बात है। मानव संसाधन बाध्यताएं, ये चैलेंज है। ई कॉमर्स का आविर्भाव, ये चैलेंज है। लेकिन संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये चैलेंज नहीं है। यही तो पूछा है कि कौन सा एक चैलेंज नहीं है, तो सी एक चैलेंज नहीं है, तो इसलिए सी विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, भीड़ है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए? बल प्रयोग, भीड़ के नेताओं से बातचीत, आंसू गैस का प्रयोग, या भीड़ को तितर बितर करने का आदेश देना? सबसे पहले भीड़ के नेताओं से बातचीत करेंगे आप,
ठीक है। सबसे पहले जो भीड़ के नेता हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई नेतृत्व करता है, ठीक है, उस भीड़ का जो नेता है, तो आप सबसे पहले तो उससे बातचीत करेंगे, आप उससे कहेंगे कि साहब, ठीक है, लोगों से अपील करो आप इन लोगों से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। कोई धार्मिक जुलूस है तो धार्मिक नेता से, कोई पॉलिटिकल जुलूस है तो किसी राजनीतिक नेता से, ठीक है, आप अपील करेंगे और भीड़ के जो नेता है उनसे बातचीत करके इसका समाधान ढूंढेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऐसे थोड़ी नहीं आप बल का प्रयोग कर दोगे। ये सिंपल प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है, बताइए। आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, अभी एक खबर आई, ठीक है ना, क्लास 3rd के बच्चे ने क्लास 4th के बच्चे पर, ठीक है ना, तमंचा चला दिया। कल की खबर है बिहार की। आपराधिक प्रवृत्ति, अब वो बच्चा क्या करता होगा जिसने कट्टा चलाया है, 101% उसने मम्मी पापा या किसी के साथ मिर्जापुर देख ली होगी, ठीक, कालीन भैया, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया देख लिया होगा, और उसको लगा कट्टा ही तो चलाना है, जो परेशान करे कट्टा चला दो। कट्टा चला दिया, सामने वाले का हाथ, ठीक है ना, घायल हो गया। ईश्वर की कृपा से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और 3री 4थी क्लास के बच्चे हैं, आप सोच के देखो 3rd क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा। 3rd क्लास में जब हम थे, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको हंसी मजाक के संदर्भ में बता रहा हूँ, आप रिफ्रेश हो जाओ। इतनी, देखिए, जब से आप क्लास ले रहे हो मुझे खूब याद है, 3rd क्लास में हम थे, तो एक भैया थे हमारे, रामू भैया। तो रामू भैया अपनी जेब पकड़ लेते थे और मुझसे भी कहते थे कि तू भी पकड़ ले जेब, शर्ट की जेब होती है ना, ऐसे जेब, और कहते थे कौन अपनी जल्दी जेब फाड़ दे जेब। हम रोजाना अपनी जेब फाड़ फाड़ के घर जाते, फिर एक टॉफी मिलती है कि जो जल्दी जेब फाड़ लेगा टॉफी। अब बताओ कितनी समझ रही होगी, ठीक है, हम जेब फाड़ रहे टॉफी के चक्कर में, वहां पे अगला तमंचा चला रहा है, कट्टा चला रहा है। तो आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए अधिक घातक क्या है? फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व, ठीक है ना, इस तरह के दृश्य, क्रूरता के दृश्य, क्रूरता के दृश्य, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, अधिक घातक पूछ रहा है। अशिक्षा, अशिक्षा, ये जरूरी नहीं कि अशिक्षा से ही वास्तव में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो, नहीं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, तो ये एप्रोप्रिएट नहीं है। परिवार के सदस्यों का नैतिक आचरण, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, ये भी जिम्मेदार है। और गरीबी, ठीक है, गरीबी और अशिक्षा नहीं जिम्मेदार, ठीक है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं इसलिए आप अपराधी हैं, या आप अशिक्षित हैं इसलिए आप अपराधी हैं, ठीक है, ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं। हाँ, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण आपको कभी कभी बेटा अपराधी बनने के लिए विवश कर देता है, ठीक है, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण आपको अपराधी बनने के लिए विवश कर देता है। लेकिन इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा मेरे हिसाब से, फिल्मों में अश्लीलता, क्रूरता और हिंसा के दृश्य, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि परिवार के सदस्यों के अनैतिक आचरण में आप आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म नहीं देते, अनैतिक आचरण में, क्लियर है। लेकिन हाँ, फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, लेकिन समाज उससे बहुत सीख लेता है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। 19 में बोला है कि आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध समाज में भय का माहौल पैदा कर देता है। कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई मेरे भाई, क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। इस प्रश्न को आप इस तरह से समझो, ठीक है ना, कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है, बस ये कह रहा है कि आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध समाज में भय का माहौल पैदा कर देता है। पुलिस बल की सबसे बड़ी चुनौती इस केस में क्या है? आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ना, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, पुलिस का एक्शन हो सकता है, जल्द से जल्द पकड़ना। आतंकी हमले को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा उपाय लागू करना, जी हाँ। आतंकवाद के मूल कारणों को समझना, उन्हें दूर करना। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जैसा कोई एक्टिविटी हुई नहीं है ना भाई, मैंने क्या बोला, एक्टिविटी हुई नहीं है, बट ये बोला है इसमें कि आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध जो है वो समाज में भय का माहौल पैदा करता है। आप उन कारणों को समझ लो जो आतंकवाद के मूल कारण है, ठीक है, और उन्हें दूर कर दो, तो ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं ना, ऐसी घटनाएं होंगी नहीं। भाई मुझे पता है बहुत अच्छे से कि कल को अगर मैं होमवर्क करके नहीं गया तो टीचर मुझे पीटेगा, बात समझ पा रही है, टीचर 101% मुझे पीटेगा, मारेगा। अब आजकल के टीचर तो नहीं पता, हमारे टाइम पे बहुत पिटाई होती थी, तो 101% टीचर मारेगा। अब जब टीचर मारेगा तो इससे बचने के लिए मैं होमवर्क करके चला जाऊं, बस यही बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? बस मैं होमवर्क करके चला जाऊं, तो भाई मुझे कारण पता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं किया तो मारेगा मास्टर मेरा, होमवर्क करके चला जाओ, पिटाई से बच जाओगे। इससे वही बात है कि आतंकवाद के मूल कारणों को समझ लो, दूर कर दो, घटनाएं होंगी नहीं, है ना जी, तो सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषिता की प्रकल्पना, ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है,
ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है यूपीएसआई का। अगर आप में से 2021 का एसआई वाला पेपर किसी ने दिया हो तो 101%, ठीक है, इसको जानते होंगे। शिफ्ट 1 में आया था 2021 में ये पेपर आपका, कि निर्दोषिता की प्रकल्पना सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। निर्दोषिता की प्रकल्पना, निर्दोषिता की प्रकल्पना को सुप्रीम कोर्ट में अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में दिया है कि जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष हैं। जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष हैं। बात समझ में आ रही है? और यदि आप तब तक निर्दोष हैं तब तक आपको कोई भी, ठीक है, एज अ दोषी ट्रीट नहीं कर सकता। कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी आपका अपना या पराया, जब तक आप पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक, ठीक है, आप निर्दोष हैं। और यदि आपको दोषी ठहराया जा रहा है, ठीक है, ये प्रूव कर रहा है, कोई भी ये दावा कर रहा है कि आप ही दोषी हैं, पक्का आप ही ने किया है बिना न्यायालय के निर्णय के अनुसार, तो आप उस पर मानहानि का मुकदमा ठोक सकते हो भाई साहब, ठीक है, मानहानि का। तो दोषी साबित होने तक क्या है, आप निर्दोष हैं। दोषी साबित होने तक आप क्या है, दोषी साबित होने तक आप निर्दोष हैं। जी बात समझ में आ गई? तो इसलिए देखो आज तुम्हारी थोड़ी सी दिमाग खुल गए होंगे। ठीक, कल मैंने देखा क्लास में, ठीक, कल मैंने क्लास में देखा था, आपके कमेंट्स देखे थे। कमेंट्स मैं रोजाना देखता हूँ, ठीक है, अब कमेंट्स वो सब तरह के आते हैं, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। मेरी जो मेहनत है इस विषय में वो आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम देकर आएंगे। अब भी पता चल रही होगी क्योंकि आपने 17 और 18 तारीख का पेपर दिया है ना, दोनों शिफ्ट का, तो आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि मैं आपके साथ, ठीक, जो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस विषय में कि मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, केवल इतना काफी नहीं है, ठीक है, मैं वो परिस्थिति तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए और मैं किस आधार पे ये सोच रहा हूं। ये इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस विषय में, ठीक है। ये बात हो सकता है कि आज आपको पता ना चले, ठीक है, कल जब आप थोड़ी से बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगी कितना बड़ा, मुझे तो पता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यही बात मैं अपने मम्मी पापा को कैसे समझाऊं? हो सकता है कि तुम समझती हो इस बात को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक एग्जांपल, एक प्रेमी एक प्रेमिका से बोल रहा है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हो सकता है तुम भी समझती हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप को कैसे समझाऊं? तो वो वाली बात है कि मैं जिस परिस्थिति को समझ रहा हूं उसे समझाना और उस परिस्थिति में आपको लेके जाना और समझा, ये चैलेंज है इस विषय का। और ये, ठीक है, एक सेगमेंट लेने से, एक क्लास लेने से आपका ये विकसित नहीं होगा, ये धीरे 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 लो सारी क्लासेस को, मैं अब भी बोल रहा हूं आपको, ठीक है, इसलिए विषय सबसे अलग है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध की विशेषताओं में वह कौन सी सर्वप्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन नहीं पाएगा? अरे यार, ठीक है ना, ये हमने तो कर लिया ना, ये तो, ठीक है, वो है यदि किसी कृत्य में दुराशय शामिल है और दुराशय तथा व्यवहार में युक्त रिश्ता है तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है, ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम दुराशय, ठीक है, दुराशय के आधार पर वो कृत्य हो जाए या व्यवहार हो जाए, ठीक है, दुराशय का ही, ठीक है, आधार पर, दुराशय को आधार बनाकर वह कृत्य हो जाए, वह व्यवहार हो जाए, ठीक है, और उस व्यवहार का परिणाम आए तो वो क्या होता है? अपराध होता है। तो कुल मिलाकर ये पीडीएफ है, ठीक है, आप इस पीडीएफ को जरूर देखा करें। आज का सेशन समाप्त हुआ, ज्यादा बातें, ठीक है, लास्ट में हम नहीं करते, बीच में ही हमको बातें करनी होती हैं क्योंकि मानसिक अभिरुचि। मैं देखता हूं कमेंट, कुछ बच्चे बोलते हैं भाई ये आदमी बात कितनी करता है। भाई मैं बात नहीं करूंगा और अगर सीधे मैं प्रश्न पढ़ूंगा और प्रश्न का उत्तर दूंगा, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आने वाला मेरे भाई, कुछ समझ में नहीं आने वाला तुम्हारे। इस बात को समझो, मुझे बात करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, जबकि मैं बहुत शाही हूं, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में तुमसे बात करनी पड़ रही है इस विषय को लेकर, इस बात को समझो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल, ठीक है। आप सब लोग अपना ख्याल रखो और सफल होकर आओ, ठीक है, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं लाइव, सबके सब सफल होकर आओ, जीत कर आओ, और हारना तो तुम्हारी फितरत में है ही नहीं, इतना तो मैं समझ चुका हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।